अब कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नैरेटिव रिसर्च मेथड की जिन्हें हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। इंक्वायरर ऑफन स्टडीज सिंगल इंडिविजुअल। एक सिंगल इंडिविजुअल को ज्यादातर इंक्वायरर जो है वो स्टडी करता है। इंक्वायरर कौन होता है? बेसिकली रिसर्चर ही होता है। एक नैरेटिव रिसर्चर की बात हो रही है कि वो ज्यादातर सिंगल इंडिविजुअल एक पर्सन को फोकस कर रहा होता है, उस पर स्टडी कर रहा होता है। नैरेटिव रिसर्चर्स फोकस ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ वन और मोर इंडिविजुअल, और वो एक या एक से ज्यादा लोगों के एक्सपीरियंसेस पर फोकस करता है। जब आप एक पर्सन पर, एक पार्टिसिपेंट पर फोकस करते हैं नैरेटिव रिसर्च में स्पेशली, तो वहां पर आपका टारगेट क्या होता है, आपका इंटरेस्ट किस में होता है? उसकी लाइफ में। और लाइफ जो है दैट इज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब लाइफ में एक्सपीरियंसेस नहीं है तो आप समझ लें कि आपने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि जिंदगी जो है वो इंसान के उसमें डिफरेंट उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उस पर ही बेस कर रही होती है। चाहे वो अच्छे हों, बुरे हों, पेनफुल हों, हैप्पी एक्सपीरियंसेस हों, जो भी हों, लेकिन वो बेसिकली लाइफ में एक्सपीरियंसेस ही होते हैं जिन पर एक रिसर्चर का फोकस होता है। ऑल्दो लेस फ्रीक्वेंट, रिसर्चर्स में स्टडी मोर देन वन इंडिविजुअल, और बहुत कम ऐसा होता है कि इंडिविजुअल रिसर्चर जो है वो एक से ज्यादा इंडिविजुअल को स्टडी कर रहा हो। फ्रीक्वेंटली रिसर्चर जो है वो उसका फोकस सिंगल इंडिविजुअल पर होता है, उसके एक्सपीरियंसेस से होता है, उसी की लाइफ से रिलेटेड होता है। क्योंकि नैरेटिव रिसर्च में होता यही है कि आप एक पर्सन की लाइफ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। द रिसर्चर इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ दैट इंडिविजुअल, तो उसका इंटरेस्ट भी उसकी लाइफ पर फोकस है, तो इंटरेस्ट भी यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर किया जाए, उस पर्सन के एक्सपीरियंसेस को जिसे आपने अपनी स्टडी में फोकस किया है, जिसकी स्टोरी आप लिख रहे हैं, जिसकी स्टोरी पर, जिस जिंदगी पर रिसर्चर जो है, नैरेटिव रिसर्चर जो है वो फोकस कर रहा है, तो वो उसके एक्सपीरियंसेस में, उसको एक्सप्लोर करने में उसकी जो है वो ज्यादा दिलचस्पी होगी। एक्सपीरियंसेस इन नैरेटिव रिसर्च आर बोथ पर्सनल, what the individual experiences, and the social, the individual interact with others। अब जब experiences की बात आएगी तो कुछ आपकी पर्सनल चीजें होंगी, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे, और कुछ सोशल होते हैं। सोशल कब होते हैं कि when a person interacts with another person, जब आप भी देखें कि कुछ आपकी अपनी पर्सनल बातें होंगी, आपके अपने पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, आपके पर्सनल इमोशंस होते हैं। लेकिन एक होता है कि जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में, जैसे आपकी फैमिली है, तो फैमिली सोशल इंस्टीट्यूशन, तो फैमिली में, और जब आप अपने फैमिली मेंबर से इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक्सपीरियंस भी आपका होता है। आप यूनिवर्सिटी आते हैं, आप अपने टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, आप अपने यूनिवर्सिटी फेलोज से इंटरेक्ट करते हैं, आप डिपार्टमेंट में अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने डिपार्टमेंट के दूसरे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, आप लाइब्रेरी में जाते हैं, आप कैफेटेरिया में जाते हैं। फिर इसी तरह आप पिक एंड ड्रॉप जो है, आप अगर अपनी गाड़ी में आते हैं तो भी, और अगर आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो भी, तो आपके डिफरेंट सोशल सेटिंग में आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो यहाँ पर जो नैरेटिव रिसर्च में फोकस होगा वो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी होगा, और इसके साथ साथ जो आपको सोशल सेटिंग में जो लोगों से इंटरेक्ट करते हुए जो कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे भी एक्सप्लोर किया जाएगा और नरेट किया जाएगा। नरेटिव रिसर्चर्स फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल हिस्ट्री और पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक्सपीरियंसेस। तो अब रिसर्चर जो है वो ये देखेगा कि उसमें उसकी जो लाइफ हिस्ट्री है क्या, और उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो हैं क्या। सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि व्हाट इज दैट। तो जब व्हाट का आंसर मिल जाता है तो फिर रिसर्चर जो है वो फर्दर फोकस करता है व्हाई एंड हाउ। तो यहाँ पर भी यही होगा कि रिसर्चर पहले तो उसके इंडिविजुअल हिस्ट्री को देखेगा, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखेगा, और फिर वो ये भी देखेगा कि उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो उसके प्रेजेंट को कैसे डिटरमिन कर रहे हैं, या उनका प्रेजेंट लाइफ में करंट जो सिचुएशन है, उसकी लाइफ है, उसमें उसका क्या रोल है, और इसके अलावा उसके जो फ्यूचर एक्सपीरियंसेस होंगे उसमें वो किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए, हम किसी के फ्यूचर के बारे में 100% श्योर होके तो नहीं कहते हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट वी कैन प्रेडिक्ट समथिंग अबाउट अ पर्सन। आप जब क्लिनिकल रिपोर्ट भी लिखेंगे आगे चलकर, जब आप इंटर्नशिप करेंगे और प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, तो आप देखेंगे कि जिस पेशेंट पर आप फोकस करेंगे, उसको जो असेस करेंगे, तो आप उसके हवाले से कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि उसके बिहेवियर के हवाले से कि इस वक्त इसकी ये सिचुएशन है, पास्ट में इस तरह था और प्रेजेंट में इस तरह बिहेव कर रहा है, और अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना किया गया, फ्यूचर में चलकर इस तरह का बिहेवियर इसका सामने आ सकता है, ये इस तरह के इसका कोई एक्ट जो है वो आप उसके एक्शन के हवाले से भी कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी रिसर्च, अगर नैरेटिव रिसर्च में अगर हम इन्वॉल्व हैं, हम उसे कर रहे हैं, तो हम जिस पार्टिसिपेंट पे फोकस करेंगे, जिस पर्सन की
हिस्ट्री को डिस्क्राइब करेंगे, नरेट करेंगे, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करेंगे, तो हम इसमें लिंक बनाएंगे उसका प्रेजेंट के साथ और उसके फ्यूचर बिहेवियर के साथ, फ्यूचर एक्सपीरियंसेस के साथ। द सेकेंड की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नरेटिव रिसर्च इज द क्रोनोलॉजी ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब जो है वो आप एक्सपीरियंसेस को जब एक्सप्लोर करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। Narrative researchers analyze and report a chronology of an individual experiences। अब जब रिसर्चर एक पर्सन पर फोकस करेगा तो उसके एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करेगा, एनालाइज करेगा, तो उसकी क्रोनोलॉजी को देखेगा कि किस तरह एक्सपीरियंस, कौन सा एक्सपीरियंस पहले हुआ है, किस वक्त में हुआ है, कौन सा एक्सपीरियंस बाद में हुआ है, इन तमाम चीजों को देखेगा। अब आप देखें कि जब आप एक पर्सन की लाइफ हिस्ट्री लिखेंगे तो आप पहले यही बताएंगे ना कि चाइल्डहुड में इसका बिहेवियर, इस पर्सन का जो बिहेवियर इस तरह का था, इसका ये एक्सपीरियंस था, और इसके बाद आप एडोलेसेंट फेज में आते हैं और फिर एडल्ट फेज में आते हैं, तो आप उन चीजों को सीक्वेंस में प्रेजेंट करने होते हैं, देख रहे होते हैं ना कि 10 आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप 25 ईयर जो एज है उसकी बात पहले कर लें और 10 इयर्स की जो एज है उसमें जो एक्सपीरियंस है उसको बाद में करें, आप ऐसा तो नहीं करेंगे। तो आप उसके पूरी एक्सपीरियंसेस को देखेंगे, एनालाइज भी करेंगे, उसको प्रेजेंट भी एक क्रोनोलॉजी को मेंटेन करते हुए आप देखेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे। When researchers focus on understanding these experiences, they elicit information about a participant's past, present and future। अब जब क्रोनोलॉजी को देखते हुए जब आप उसके एक्सपीरियंसेस को नरेट करेंगे, उसकी हिस्ट्री को नरेट करेंगे, उसकी पूरी लाइफ स्टोरी को डिस्क्राइब करेंगे, साथ साथ एनालिसिस भी अपना प्रेजेंट करेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि आप उन एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपका फोकस ही अंडरस्टैंडिंग पर है, और आप जो इन्फॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक पार्टिसिपेंट, एक पर्सन के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड होती है। और एक स्टोरी इसी तरह बनती है कि आप उसमें एक कोई भी करेक्टर होता है तो आप उसके पास्ट को देखते हैं, प्रेजेंट को देखते हैं, फिर फ्यूचर को भी देखते हैं, तो ये इस तरीके से इसको मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। क्रोनोलॉजी इन नैरेटिव डिजाइन means that the researcher analyzes and writes about an individual life using a time sequence or chronology of events। और आप देखें कि जब इसमें नैरेटिव डिजाइन में जब रिसर्चर जो है जब वो एनालाइज करेगा, लिखेगा किसी पर्सन की लाइफ के हवाले से, तो इसका मतलब है कि वो टाइम सीक्वेंस को देख रहा है और इवेंट्स जो हो रहे हैं उसकी भी क्रोनोलॉजी को देख रहा है, किस वक्त कौन सा एक्सपीरियंस हुआ और किस वक्त कौन सा एक्सपीरियंस बाद में हुआ है, कौन सा एक्सपीरियंस पहले हुआ है और किस वक्त हुआ है, किस दौर में हुआ है। अक्सर आप देखें कि जब लोगों की बायोग्राफी आप पढ़ते हैं तो उसमें बड़ा डिटेल में लिखा होता है कि ये उस दौर की बात है जब इस तरह हुआ था और उस जमाने में ये चीज होती थी, और ये जो पर्सन जिसकी आप बायोग्राफी पढ़ रहे होते हैं तो जब इन्होंने इसको देखा तो इन्होंने इससे ये चीज सीखी और इससे इनको इंस्पिरेशन मिली। जैसे पर्सनालिटी थ्योरीज में भी आपने देखा होगा, थ्योरिस्ट की बायोग्राफी को जब आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि वो किस तरीके से उनकी पैदाइश से लेकर, उनकी बर्थ से लेकर, उनकी जितनी भी उनकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं उसको किस तरह सीक्वेंस में इवेंट्स को प्रेजेंट किया गया है, और उससे आपको खुद ही समझ आती चली जाती है कि इस थ्योरिस्ट ने अपनी लाइफ जो है वो किस तरह स्पेंड की है। The story reported by the researcher would include a discussion about the sequence of events। अब जब स्टोरी एक रिसर्चर उसको रिपोर्ट करेगा, प्रेजेंट करेगा, तो बेसिकली वो एक तरीके से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स से रिलेटेड जो इवेंट्स उसकी जिंदगी में हुए हैं, सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं, उनके सीक्वेंस के हवाले से भी डिस्कशन हो रही होती है। सिर्फ ये नहीं हो रहा होता कि आपने सिर्फ उस इवेंट्स को डिस्क्राइब कर दिया, एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर दिया, उस पर बाकायदा डिस्कशन हो रही होती है। वो जो रिजल्ट आ रहे होते हैं उनको डिस्कस भी किया जा रहा होता है। और रिसर्च में ऐसा ही होता है कि एक रिसर्चर जो है वो सिर्फ चीजों को नरेट करने के लिए कंपाइल नहीं करता है, वो चीजों को डिस्क्राइब करता है, फिर उस पर डिस्कशन भी करता है, अपनी फाइंडिंग्स पर अपना एक एनालिसिस भी उसका एक होता है और अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू भी देता है, उसको कंक्लूड भी कर रहा होता है। नंबर 3, collecting individual stories। To develop this chronological perspective of individual experiences, the narrative researcher asks the participant to tell a story about his/her experiences। अब एक क्रोनोलॉजिकल एक पर्सपेक्टिव के साथ जब इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को देखा जा रहा होता है तो वहां पे रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेंट से डिमांड करता है कि वो अपनी स्टोरी को बताए और अपने एक्सपीरियंसेस को बताए, क्योंकि जब तक वो स्टोरी को बताएगा नहीं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर नहीं करेगा, तब तक उसमें एक आपको सीक्वेंस नजर नहीं आएगा और नैरेटिव रिसर्चर के लिए फिर मुश्किल हो जाता है उसकी स्टोरी को नरेट करना। रिसर्चर एम्फसाइजेस ऑन कलेक्टिंग द स्टोरीज
told to them by individual or gathered from a wide variety of field texts. These accounts might arise during informal group conversation or from one-to-one interview. अब रिसर्चर जो है वो उसका एम्फेसिस होता ही स्टोरीज की कलेक्शन, उसने स्टोरीज को कलेक्ट करना है जो इंडिविजुअल बताते हैं और डिफरेंट वो फील्ड टेक्स्ट हैं। जैसे रिसर्चर जब इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, उसके पास डाटा आ रहा होता है तो उसको बाकायदा अपने पास मेंटेन भी करता है, और इसके अलावा कुछ और रिसोर्सेज भी होते हैं जहां से उसको इंफॉर्मेशन एक पर्सन के हवाले से मिलती है, वो उनको भी देख रहा होता है, इंडिविजुअल से भी वो ले रहा होता है स्टोरीज। अब ये सारी चीजें जो हैं वो एक इनफॉर्मल ग्रुप कन्वर्सेशन होती है और बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं या 1-to-1 इंटरव्यू हो रहा होता है, तो उसमें भी ये चीजें डिस्कस होती हैं और उस पर फोकस होता है, तो उससे आप रिसर्चर को इंफॉर्मेशन जो है वो डाटा मिल रहा होता है। अक्सर आपने कभी प्रोग्राम देखा होगा टीवी पर के एक फैमिली में जाते हैं लेकिन उनका फोकस एक इंडिविजुअल होता है, उसके पूरे घर को दिखाते हैं और उससे पूछते हैं अच्छा बताएं अपने बारे में, फिर वहां पर देखते हैं शेल्फ पे उसकी शील्ड्स पड़ी हैं, वो अपनी बहुत सारी जो उसने मेडल्स जीते हुए तो वो डिस्कस कर रहा होता है, फिर वो उसके फैमिली मेंबर को भी लेकर आते हैं, वाइफ बैठी है, बच्चे हैं, उनसे भी पूछ रहे होते हैं अच्छा बताएं आपके फादर जो हैं वो इस तरह की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या बिहेव करते हैं, कैसे डील करते हैं, और इस कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो एक इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन भी हो रही होती है जो होती है। इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा, एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह नैरेटिव रिसर्चर भी जो है वो इन चीजों को जो है वो डाटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा होता है एक पर्सन के हवाले से। A story in narrative research is a first person oral telling or retelling of an individual. अब जो स्टोरी आ रही होती है वो फर्स्ट पर्सन ओरल टेलिंग स्टोरी है, वो रिकॉर्डेड नहीं होती कोई चीज के या वो सिर्फ जो है वो अगर आप इसको कर रहे हैं स्टोरी है वो वर्बलाइज कर रहा है, वर्बली आपको बता रहा है कि ये मेरी स्टोरी है, वो आपको लिख के नहीं दे रहा रिटर्न में कि ये देख लें पढ़ लें ये मेरी स्टोरी है। तो वो तो फिर अगर वो खुद लिख रहा है एक पर्सन तो फिर तो ऑटोबायोग्राफी की तरफ चली जाएगी, लेकिन अगर बायोग्राफी है या एक रिसर्च पेपर है जो एक रिसर्चर जो है वो किसी पर्सन को लेकर पार्टिसिपेंट को स्टडी करके उसकी लाइफ को स्टडी करके बना रहा है, तो वहां पर वो फर्स्ट पर्सन ओरल टेलिंग स्टोरी होगी, एक दफा भी हो सकती है और दूसरी दफा भी वो उसको डिस्क्राइब कर सकता है। Often these stories have a beginning, a middle and an end. अब आप समझ लें कि स्टोरीज जब होती हैं, स्टोरी कहानी होती क्या है, स्टोरी होती क्या है। अगर आप किसी मैगजीन में, किसी डाइजेस्ट में कोई स्टोरी पढ़ते हैं या टीवी पर भी किसी ड्रामा के फॉर्म में, फिल्म के फॉर्म में कोई स्टोरी आपको मिलती है, तो आपने उसमें भी नोट किया होगा कि बिगनिंग भी होती है, मिड में भी चीजें चल रही होती हैं, मिडल में, फेज में, फिर उसका एंड दिखाते हैं। तो हर स्टोरी का उसकी बिगनिंग भी होती है और बीच की जो चीजें वो भी दिखा रहे होते हैं और उसका एंड भी दिखाया जाता है। तो इसी तरह जब आप एक स्टोरी बनाते हैं तो आप उन स्टोरीज की को हर एंगल से देखेंगे और उसको इस तरह प्रेजेंट करेंगे कि वाकई लगे कि ये इसकी बिगनिंग है और इस स्टोरी का एंड ये है। Similar to basic elements found in good novels, these aspects involve a predicament, conflict or struggle, a protagonist or character and a sequence with implied causality during the predicament is resolved in some fashion। तो आप देखें कि एक अच्छे नॉवेल में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको ये एलिमेंट्स नजर आएंगे, जैसे बिगनिंग है, मिडल है, फेस है, फिर एंड नजर आएगा। और उसमें आप देखें कि कुछ चीजें होती हैं, जैसे किसी के साथ बहुत बुरा हो रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई स्ट्रगल हो रही है, या जो मेन कैरेक्टर है वो किस तरीके से उन प्रेजेंट किस सीक्वेंस में प्रेजेंट किया गया है और किस तरह वो जो प्रॉब्लम्स हैं या प्रेडिकेमेंट हैं वो रिजॉल्व होते हैं, किस स्टाइल में रिजॉल्व होते हैं। ये सारी चीजें आपको एक नॉवेल में भी जो है मिल जाती हैं। उससे भी आपको ये अंडरस्टैंड हो सकता है या आइडिया मिल सकता है कि नैरेटिव रिसर्च में किस तरह रिसर्चर जो है वो इंफॉर्मेशन को, स्टोरीज को प्रेजेंट करेगा। नैरेटिव रिसर्चर्स कलेक्ट स्टोरीज फ्रॉम सेवरल डाटा सोर्सेस। अब आप देखें कि नैरेटिव रिसर्चर है वो स्टोरीज को जो ले रहा है तो बहुत सारे रिसोर्सेज को या सोर्सेज उसके पास हैं उनको वो यूज करेगा। किस तरह कर सकता है कि फील्ड टेक्स्ट रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कलेक्टेड बाय रिसर्चर इन अ नैरेटिव डिजाइन। अब वो डिफरेंट उसको यूटिलाइज करेगा। अब देखिए आप एक पर्सन है
उसकी लाइफ स्टोरी को आप लेते हैं, बेस बनाते हैं और आप उसके साथ 1-to-1 इंटरव्यू कर रहे हैं। फिर आप उसके जो सिग्निफिकेंट हैं, क्लोज जो फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, आप उनको भी ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व करते हैं, उनसे भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। फिर आप उनकी जो है उनके अचीवमेंट अगर आपको हैं, कोई ट्रॉफी देखते हैं, कोई मेडल्स देखते हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उसको देखते हैं। फिर उस घर को भी बाज़ औक़ात देखा जाता है, उससे भी एक पर्सन के ज़ौक़ का पता चलता है कि जैसे अगर आप किसी की फैमिली में किसी के घर जाएं और जब आप देखें कि उनके रूम को, घर को कैसे डेकोरेट किया है, बुक्स नजर आएंगी। सपोज आप एक पर्सन के घर जाते हैं, आपको बुक शेल्फ नजर आते हैं, वहाँ बुक्स पड़ी हैं, वैरायटी के टॉपिक्स हैं, उन पर बुक्स हैं, आपको बड़ा एक तो इससे रिलेटेड उनके सर्टिफिकेट्स नजर आएंगे। तो आपको उससे एक अंडरस्टैंडिंग होगी उस पर्सन की लाइफ के बारे में कि ये पर्सन किस किस्म का ये मिजाज रखता है, इसके शौक क्या हैं और इसका लाइफ स्टाइल क्या है। इसी तरह फिर कुछ बाज़-औक़ात आप देखें कि आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है, जैसे वो पर्सन अगर हाई अचीवर है या उन्होंने कुछ अचीवमेंट्स की हुई है, उस हवाले से न्यूज़पेपर में भी कुछ ना कुछ पर्सन के बारे में लिखा होता है या मीडिया पर उस पर्सन के हवाले से कुछ प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं। तो आप वैरायटी के सोर्सेज से लेते हैं इन्फॉर्मेशन कि ये पर्सन जो है वो इसकी लाइफ है किस तरह की, इससे किस तरह की लाइफ गुजारी है। However, stories might be autobiographical, with the researcher reflecting on her story and interviewing that story with those of others। तो फिर अब स्टोरीज जो हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में भी हो सकती हैं, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया, और रिसर्चर जो है वो अपनी स्टोरी को जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है और दूसरे स्टोरी के साथ वो रिलेट कर रहा होता है। Often the researchers' role in the inquiry may be central, in which they find themselves in nested set of stories। अब रिसर्चर जो है वो उसका रोल जो है बेसिकली एक इंक्वायरर का रोल है, वो इंक्वायरी कर रहा है, इसलिए उसको सेंट्रल पोजीशन जो है वो इख्तियार करनी पड़ती है और वो जो है वो स्टोरीज के दरमियान जो है वो अपने आप को देखता है, रखता है। Family stories, photographs and memory boxes, collection of items that trigger our memories are other form used for collecting stories in narrative researches। जाहिर सी बात है, आप उस पर्सन को देख रहे हैं, उसकी फैमिली स्टोरीज को भी देख रहे हैं, फिर उसकी फोटोग्राफ्स देखेंगे, उसकी मेमोरी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, फिर और बहुत सारी ऐसे आइटम्स हैं जिनकी हेल्प से आपको उसकी स्टोरीज को कलेक्ट करने में आपको हेल्प मिलेगी। एक बुक मैंने देखी थी, वो ऑटोबायोग्राफी ही थी, तो जिसने वो बुक लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसमें उन्होंने डिफरेंट जगहों पर अपनी फैमिली पिक्चर्स, अपने पुराने पिक्चर्स और वो ब्लैक एंड व्हाइट अपने बचपन की पिक्चर और अपनी पूरी फैमिली के साथ, और वो उन्होंने जहां जहां अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब किया था, नरेट किया था, उसी के साथ उन्होंने पिक्चर्स भी दी थी, जिससे चीजें ज्यादा क्लियर होना शुरू हुई। कि जब मैंने वो पिक्चर्स भी साथ साथ देखी, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस को भी पढ़ा, तो मुझे उनके हवाले से ज्यादा इंफॉर्मेशन और एक अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी डेवलप हुई है। तो इसी तरह नेरेटिव रिसर्चर भी डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको प्रेजेंट कर सकता है। नंबर 4, रीस्टोरिंग। Restoring is the process in which the researcher gathers stories, analyze them for key elements of the story, time, place, plot and scene। अब स्टोरी आपके पास आती है, पहली दफा में आई, फिर अब आपने उसको रीराइट किया, उसको रीस्टोरिंग के दोबारा से उसको स्टोरी को प्रेजेंट किया। अब आप उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को जरूर देखते हैं, जैसे किस टाइम के हवाले से ये स्टोरी है, किस जगह का ये एक्सपीरियंस है, उस वक्त क्या सिनेरियो बन रहा था, क्या सीन था, इसका बेसिक प्लॉट क्या है, इसमें मेन थीम क्या है। तो जब आप उसको स्टोरी को देखते हैं तो बेसिकली उसमें रिस्टोरिंग का प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। When individual tell a story, this sequence is often missing or not logically developed। अब जब फर्स्ट टाइम कोई स्टोरी पर्सन जो है वो अपनी बताता है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ चीजें मिसिंग हो और उसमें कोई लॉजिकल जो है उसकी प्रेजेंटेशन ना हो। तो इसलिए रीस्टोरिंग जो है वो फिर आपको हेल्प करती है सीक्वेंस को डेवलप करने में। जो मिसिंग चीजें होती है, फिर आप दोबारा से पार्टिसिपेंट से पूछते हैं, पार्टिसिपेंट उसको दोबारा बताना शुरू करता है। बाय रीस्टोरिंग द रिसर्चर प्रोवाइड्स अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस एंड अ कैजुअल लिंक अमंग आइडियाज। अब वो जितने आइडियाज या कोई चीजें आपके सामने जो थीम्स आ रहे हैं, तो उनमें एक लिंक बनाने के लिए, उसको सीक्वेंस में प्रेजेंट करने के लिए रीस्टोरिंग जो है वो जरूरी होती है। और एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस।
The researcher conduct the interview and transcribes the conversation from an audio tape. अब होगा क्या कि फर्स्ट स्टेज पर रिसर्चर जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करेगा और जो कन्वर्सेशन होगी, जो उसने ऑडियो टेप के जरिए उसकी वो रिकॉर्डिंग की हुई है, फिर उसको ट्रांसक्राइब करेगा. The narrative researcher retranscribes the raw data about identifying the key elements of the story. अब वो जो स्टोरी होगी उसमें से की एलिमेंट्स को देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा, इसके बाद उसको रीट्रांसक्राइब करेगा. फिर थर्ड स्टेज पर द रिसर्चर रीस्टोरीज द स्टूडेंट्स अकाउंट बाय ऑर्गेनाइजिंग द की कोर्स इन द सीक्वेंस. अब रिसर्चर जो है वो उनको की कोर्स को सीक्वेंस में प्रेजेंट करेगा, उसको ऑर्गेनाइज करते हुए, ताकि जो है उसमें एक लिंक जो है नजर आए. The problem represents the question or concerns that arise during the story or the phenomenon that need to be described or explained. अब यहाँ पर एक और भी चीज है कि जो प्रॉब्लम या क्वेश्चन या कोई कंसर्न होता है जब स्टोरी बताई जा रही होती, नरेट किया जा रहा होता है या किसी फिनोमिनन से रिलेटेड, तो वो जो इमर्जिंग प्रॉब्लम्स आपको नजर आ रहे होते हैं, जो सामने आ रहे होते हैं उस स्टोरी राइटिंग और कलेक्शन के दौरान, उसको भी डिस्क्राइब करने की और एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है, और ताकि उनका भी आंसर फाइंड आउट करना होता है. The resolution is the outcome of addressing the problem, the answer to a question of the conclusion reached in the story. अब जाहिर सी बात है कि जो प्रॉब्लम अगर रिसर्चर को फील हो रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन उस कन्वर्सेशन के दौरान ही कोई एक रेज हो रहा है, उस स्टोरी से रिलेटेड है, और तो इसको भी एड्रेस करना, उस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करना ताकि एक कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके, ये बहुत जरूरी होता है नैरेटिव स्टडी में. इट मे इन्वॉल्व एन एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट कॉज द करेक्टर टू चेंज इन द स्टोरी. इसके अलावा अगर इस स्टोरी में कोई करेक्टर कोई चेंज आया है किसी भी किस्म का, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है, उसकी वजाहत करनी होती है कि इस स्टोरी से रिलेटेड जो करेक्टर है या कोई भी ऐसी चीज जो इसमें चेंज आपको मिल रहा है, तो किसकी वजह से, क्या कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये चेंज जो है स्टोरी में देखने को मिल रहा है, तो उसको भी जस्टिफाई करना होता है, उसको एक्सप्लेन भी करना होता है, इसकी वजाहत देनी होती है. As a researchers construct their story, they would include information about the following. अब रिसर्चर जो हैं जब वो स्टोरी को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उन्हें इंफॉर्मेशन जो है इस हवाले से भी इंफॉर्मेशन देनी होगी, और वो क्या है? इंटरेक्शन, द पर्सनल इंटरेक्शन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स फीलिंग, होप and reactions and the dispositions, as well as social interaction to include other people and their intentions, purposes, assumptions and point of view. अब यहाँ पर इसका जो पर्सनल इंटरेक्शन होता है और इंडिविजुअल का, और उसमें उसकी फीलिंग्स, उसके होप्स होती हैं, उसके कुछ रिएक्शंस होते हैं, उसका टेम्परामेंट होता है, ये सारी उसमें कोई टेंडेंसी किसी चीज की है वो भी देखी जाती है, उसको भी कंसीडर किया जाता है. इसके साथ साथ उसके सोशल इंटरेक्शन के कौन से लोग जो हैं वो रिलेट कर रहे हैं उसके साथ, और उन लोगों का पर्पस क्या है या उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनकी इंटेंशन के हवाले से. तो ये सारी चीजें भी इंटरेक्शन के को देखते हुए उसको रिसर्चर ने फोकस करना होता है. इससे पता चलता है कि पर्सन जो है वो किस तरह लोगों से इंटरेक्ट करता है और लोगों का उसकी तरफ किस तरह का एटीट्यूड है, रिएक्शन है, और वो उसको किस तरह देखते हैं. तो दोनों एंगल से रिसर्चर को इंफॉर्मेशन मिलती है. The continuity, a consideration of the past that is remembered, the present relating to experiences of an event, and the future looking forward to पॉसिबल एक्सपीरियंसेस. अब कंटिन्यूटी भी आपने देखनी होती है. अगर पास्ट में एक चीज एक्सपीरियंस है, उसको याद है, उसने अपनी कोई स्टोरी पास्ट से रिलेटेड बताई है, तो वो प्रेजेंट से कैसे रिलेट कर रही है, प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स जो उसकी लाइफ में हो रहे हैं वो किससे कैसे रिलेट है, उसमें कोई कंटिन्यूटी है, कोई कनेक्शन है, और इसी तरह वो फ्यूचर से कैसे रिलेट कर रही है और फ्यूचर में उस किस तरह के पॉसिबल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं. क्योंकि देखिए हम इंसान की उसके पास्ट बिहेवियर को देख के, उसके प्रेजेंट को देख के, उसके फ्यूचर के हवाले से कुछ ना कुछ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और कुछ ना टू सम एक्सटेंट हम जो है वो एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, या कुछ कह सकते हैं कि हाँ इस तरह की चीजें फ्यूचर में हो सकती हैं. फिर सिचुएशन है इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, टाइम एंड प्लेस विद इन अ फिजिकल सेटिंग विद बाउंड्रीज एंड कैरेक्टर्स, इंटेंशन, पर्पसेस एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. अब
जो आपने डिफरेंट सिचुएशंस को भी देखना है, सेटिंग में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखना है कि एक एक्सपीरियंस भी हुआ है तो वो किस टाइम में हुआ है, किस जगह पे हुआ है, किस तरह की फिजिकल सेटिंग थी, फिर करेक्टर्स जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं उसकी इंटेंशन, उसका पर्पस, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी लिमिट्स, उसकी बाउंड्रीज, इन तमाम चीजों को भी आपने रिसर्चर ने एनालाइज करना होता है और देखना होता है।